हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 2 और पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं रिसेंट वीडियोस में। और पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे वाला, इफ़ कोर्ट रिगार्ड इट एज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। अगर कोर्ट किसी भी एग्रीमेंट को पब्लिक पॉलिसी के ख़िलाफ़ बताती है कि ऐसी चीज़ पब्लिक में नहीं होना चाहिए, ये इमोरल है, देन वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं माना जाता है कि आगे कोई भी इस कॉन्ट्रैक्ट से स्यू कर पाए, देन वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। हमने ये ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी, ट्रैफिक इन पब्लिक ऑफिस, एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद अ कोर्स ऑफ जस्टिस, एग्रीमेंट फॉर स्टिफलिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और इंटरेस्ट अपोज टू ड्यूटी, इतना हमने कर लिया था पहले पार्ट 2 में। नेक्स्ट अब हम पार्ट 3 में एग्रीमेंट अनड्यूली रिस्ट्रेनिंग पर्सनल लिबर्टी, एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद द पेरेंटल ड्यूटी एंड मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी मिसलेनियस केसेस। आज हम बस इतने ही करेंगे और ये पार्ट 3 है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो कि कौन कौन सी ऐसी एग्रीमेंट है जिसको पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ बोलती कि ऐसी चीज़ें पब्लिक में नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्रीमेंट अनड्यूली रिस्ट्रेनिंग पर्सनल लिबर्टी। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसको करने के बाद पर्सनल लिबर्टी छिन जाती है, फ्रीडम छिन जाती है, उस एग्रीमेंट में एंटर करने के बाद इंसान की फ्रीडम छिन जाती है, उसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट अनड्यूली रिस्ट्रेनिंग पर्सनल लिबर्टी। जैसे कि अ लोन एग्रीमेंट वेयर इन द लेंडर रिस्ट्रेन द बोरोवर फॉर लिविंग द जॉब, बोरोइंग मनी फ्रॉम एल्सवेयर, डिस्पोजिंग फॉर हिज प्रॉपर्टी, चेंजिंग द रेजिडेंट एक्सेट्रा इज टू हार्श। एक लोन एग्रीमेंट था जिसमें बोरोवर को क्या बोला गया, जिसने लोन लिया था उसको बोला गया मनी लेंडर के द्वारा कि तुम जब तक मेरा लोन चुकाओगे नहीं तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे और जॉब को नहीं छोड़ोगे, प्रॉपर्टी बेचोगे नहीं। ये तो कुछ भी उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जिससे उसकी फ्रीडम छिन जाती है। वो अपने हाथों से, मतलब अपने आप से कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाता है। उसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट अनड्यूली रिस्ट्रेनिंग पर्सनल लिबर्टी। अगर कोई भी ऐसा इंसान जो उस पर फ्रीडम छीने, उसकी फ्रीडम छीने, उस पर बहुत सारे चार्जेस लगा दे, देन वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। और ऐसी चीज़ बहुत हार्श होती है, दूसरे इंसान को भी बहुत ज़्यादा घुटन होने लग जाती है ऐसे एग्रीमेंट में। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, इट अगेंस्ट अ पब्लिक पॉलिसी। पहला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि क्या है। एंड दूसरा पॉइंट अब स्टार्ट करते हैं, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट कौन से होते हैं? ऐसे एग्रीमेंट जिसमें मैरिज करने के लिए या तो मैरिज में दो पार्टी को मिलने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसे एक लड़कों वाले की पार्टी है और एक लड़की वाले की पार्टी है। दोनों पार्टी, लड़की वाले मैरिज करना चाहते हैं और लड़के वाले भी मैरिज करना चाहते हैं, दोनों पेमेंट करते हैं किसी ब्रोकरेज को कि कोई अच्छा सा रिश्ता दे दो। और ब्रोकरेज उन दोनों को मिलाने का काम करता है, बॉय और गर्ल की पार्टीज़ को, दोनों को, जिससे उनकी शादी हो जाए। बट अगर वो ब्रोकरेज एग्रीमेंट एकदम बहुत ही बेकार हो, जैसे गर्ल माइनर हो और बॉय बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो, या तो बहुत ही ज़्यादा 40-50 साल का हो, उसकी दूसरी शादी हो, और बहुत ही ज़्यादा बुढ़ा हो, तो ऐसा एग्रीमेंट जिसमें ये ब्रोकर बॉय और गर्ल दोनों मिसमैच क्वांटिटी, मतलब मिसमैच टाइप के करते हैं। जैसे बॉय बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और गर्ल बहुत माइनर होती है, उनकी शादी कराता है ऐसा ब्रोकरेज एग्रीमेंट, देन वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट में एकदम फेयर एग्रीमेंट करना चाहिए। जैसे माइनर की शादी नहीं करनी चाहिए किसी भी खड़ूस बुड्ढे से या तो किसी भी बुड्ढे इंसान से। ऐसे एग्रीमेंट करके माइनर को नुकसान हो सकता है। सो ये मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट पूरा वॉइड हो जाता है अगर ऐसे एग्रीमेंट सोसाइटी में होते हैं।
और ये ब्रोकर किसके लिए करता है ये एग्रीमेंट, कि ताकि उसको पेमेंट मिले, उसको शादी का रिश्ता ढूंढवाने के लिए पेमेंट मिले, इसीलिए ये मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट होते हैं। अब मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, ये दो टर्म है, ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल टर्म है जो कन्फ्यूज़न करते हैं कि मेंटेनेंस क्या होता है, चैम्पर्टी क्या होता है। अभी इनके बारे में समझते हैं कि मेंटेनेंस क्या होता है। सबसे पहले कोई भी एग्रीमेंट जिसमें कोई भी पर्सन आकर, ये जो बेचारा इंसान फंसा हो, कोर्ट के धक्के खा रहा हो, उसको हेल्प करता है कि तुम मेरे से पैसे ले लो और अपना केस जीत लो, या तो अपना केस को आगे बढ़ाओ और रीज़नेबल इंटरेस्ट में मतलब चार्ज करूँगा और पैसे वापस कर देना रीज़नेबल इंटरेस्ट के साथ। तो ऐसा केसेस में मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी अप्लाई होता है। अब हम पढ़ते हैं। अंडर दिस एग्रीमेंट अ थर्ड पर्सन विद अ व्यू टू एसिस्ट अ पर्सन इन लिटिगेशन, कोई भी एग्रीमेंट जिसमें थर्ड पर्सन आके कोई भी पर्सन को बोलता है कि तुम अपना केस जीतो, व्यू टू एसिस्ट, उसको एसिस्ट करने की कोशिश करता है, उस लिटिगेशन, उस जो पर्सन लिटिगेशन में फंसा हो, और उसको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, तो ऐसे केसेस में मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी अप्लाई होती है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, दोनों एग्जांपल, दो केसेस पढ़ेंगे हम इसमें। एक केस 1 है जिसमें एक मनी लेंडर है और दो इंसान हैं, ए और बी। ए ने बी की ज़मीन ले ली, ए ने बी की ज़मीन क्या कर ली है, कब्जे में कर ली है, और बी के पास ज़मीन नहीं है। और बी की ज़मीन किसके पास है, अब ए के पास है, और बी अब केस लड़ना चाहता है, कोर्ट में जाना चाहता है, बट बी के पास पैसे नहीं है, बी के पास पैसे नहीं है, उसके पास एक फाइनेंशियल एसिस्ट नहीं है। और मनी लेंडर क्या बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, बी को बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, ए से केस लड़ लो और जीत लो, और जितना पैसे होगा उसका रीज़न, मतलब मैं तुम्हें पैसे की प्रोवाइड करूँगा, फाइनेंशियल हेल्प करूँगा कोर्ट में केस लड़ने के लिए, वकील रखने के लिए, और जितने भी पैसे का खर्च आएगा वो तुम मेरे से ले लो और वापस कर देना रीज़नेबल इंटरेस्ट के साथ। तो वो मेंटेनेंस होता है कि अच्छा इंटरेस्ट, मतलब हेल्प भी करा, पैसे भी दिए, और इंटरेस्ट भी मतलब रीज़नेबल अमाउंट लिया, जैसे कि 5% इंटरेस्ट लिया, 10% इंटरेस्ट लिया, तो वो होता है हमारा मेंटेनेंस, एक अच्छा एग्रीमेंट। और दूसरा केस देखो चैम्पर्टी का, ए और बी के पास ज़मीन नहीं है, बी की ज़मीन ए ने ले ली है, मनी लेंडर आता है, उसको बोलता है मैं तुम्हें फाइनेंशियल हेल्प करूँगा, बदले में तुम मुझे अपने ज़मीन का 50% दे देना। ये तो बहुत अनफेयर हो गया ना, 50-60% दे देना, एक पोर्शन दे देना, आधा पोर्शन देना, 75% दे देना, तो ये अनफेयर होता है। ऐसे एग्रीमेंट अनफेयर होता है, वो होता है हमारा चैम्पर्टी, उसको हम चैम्पर्टी बोलते हैं। मेंटेनेंस एक बोनाफाइड टर्म होता है, जैसे इंटरेस्ट, रीजनेबल इंटरेस्ट चार्ज करना, फीस चार्ज करना, वकील फीस चार्ज करता है, रीजनेबल फीस चार्ज करता है, उसको मेंटेनेंस बोलते हैं। बट अगर ये पोर्शन डिमांड करता है, लैंड का पोर्शन डिमांड करता है, देन वो चैम्पर्टी होता है, उसको हम चैम्पर्टी बोलते हैं। मेंटेनेंस बोनाफाइड टर्म है और चैम्पर्टी मोनाफाइड टर्म है। बोनाफाइड मतलब अच्छा टर्म है मेंटेनेंस, और चैम्पर्टी बुरा टर्म है, इसमें बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, लैंड का पोर्शन मानते हैं चैम्पर्टी में, बट मेंटेनेंस में एक हेल्प करते हैं कि रीजनेबल अमाउंट में सॉर्ट आउट हो जाए। और लास्ट है मिसलेनियस केसेस। मिसलेनियस केसेस मतलब कि ऐसे एग्रीमेंट जो मोनोपोली क्रिएट करते हैं, कस्टमर के बीच में मोनोपोली क्रिएट करते हैं। जैसे बहुत सारे सेलर डिसाइड करते हैं कि हम प्राइस हाई रखेंगे, 100 रुपये किलो आलू बेचेंगे, और बाज़ार में कितना है 50, और बहुत सारे सेलर डिसाइड करते हैं कि इस पूरे मार्केट में 100 रुपये बेचेंगे, इससे कस्टमर को नुकसान होगा। रेवेन्यू अथॉरिटी, टैक्स की चोरी करना, जैसे मैं दुकान में गई, मैं कुछ फ्रीज ले रही हूँ, रेफ्रिजरेटर ले रही हूँ, मुझे वो 20,000 में पड़ रहा है, दुकान वाला क्या बोलता है, तुम 15,000 दे देना और अपनी रिसिप्ट मत कटवाना, 15,000 तुम मुझे दे देना, अपनी रिसिप्ट मत कटवाना, टैक्स वगैरह जिसमें शो होता है वो मत कटवाना, और मैं तुम्हें ये 15,000 में दे दूंगा। और हम भी मान जाते हैं कि 15,000 में एसी ले लेते हैं, 20,000 में लेने से अच्छा 5,000 हमारे सेव हो जाएंगे।
₹5000 हमारे सेव हो जाएंगे, बच जाएंगे, वो हम खर्च नहीं करेंगे। सो हम ये 15,000 में एग्री हो जाते हैं, जिसमें टैक्स नहीं कटा होता है, उसमें टैक्स शो नहीं होता। इसकी वजह से क्या होता है, दुकान वाला चोरी कर लेता, तुम भी टैक्स की कहीं ना कहीं चोरी कर लेते हो। तो ऐसे एग्रीमेंट जिसमें रेवेन्यू अथॉरिटी को डिफ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, वैसे एग्रीमेंट मिसलेनियस केसेस में आ जाते हैं कि ये वॉइड होते हैं। ऐसा एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए। सो कौन कौन से एग्रीमेंट वॉइड होते हैं पूरा एक बार रिकैप करते हैं। एलियन एनिमी, दुश्मन एनिमी के साथ कोई भी ट्रेड करना, ये वॉइड होता है। पब्लिक ऑफिस में ट्रैफिक, मतलब कि किसी को भी अपॉइंट कर लेना पैसों में, सरकारी नौकरी दे देना पैसों के लिए बिना उसकी क्वालिफिकेशन देखे। कोर्स ऑफ जस्टिस में इंटरफेयरिंग करना, उसके डिसीज़न के लिए उसको इन्फ्लुएंस करना कि तुम उसके जो डिसीज़न लो उसके फेवर में लो, क्रिमिनल के फेवर में लो, पैसों का वो करके, रिश्वत दे के जज को। और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, मतलब कि कोई भी केस उसको बंद कर देना, विड्रॉ कर देना पैसों के लिए, कि ये केस को, पेंडिंग केस को विड्रॉ कर दे पुलिस वाले, ऐसे। और कोई भी ड्यूटी जो उसकी, कोई भी ऐसी एग्रीमेंट जो ड्यूटी के खिलाफ हो, पेपर लीक कर देना, उसकी ड्यूटी पेपर लीक करने की नहीं थी, पेपर बनाने की थी, बट वो अपनी ड्यूटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, पेपर लीक कर रहा है, देन वो इंट्रा सपोज टू हिज ड्यूटी है। और ये अभी हमने पढ़ लिए कि पर्सनल लिबर्टी छीनना, पेरेंटल ड्यूटी, ये वाला हमारा रह गया है शायद एक पॉइंट। एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद अ पेरेंटल ड्यूटी, कोई भी ऐसे एग्रीमेंट जो पेरेंटल ड्यूटी से इंटरफेयर करे, पेरेंटल ड्यूटी निभा नहीं रहे, जिसमें पेरेंट्स अपनी ड्यूटी निभा नहीं रहे, वो एग्रीमेंट हमारे पेरेंटल ड्यूटी का इंटरफेयर करना कहलाता है। जैसे बार्टिंग विद अ पेरेंटल ड्यूटी इन कंसिडरेशन ऑफ सम मनी और फेवर, पेरेंटल ड्यूटी को छोड़ देना, जो पेरेंट्स वैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कि शादी करवाते हैं, वो सब छोड़ देना, और पैसों के लिए कि वो सब काम ना करना। जैसे कि ए अपनी बेटी को बी के पास सौंप देता है और बोलता है कि तुम इसकी शादी करा देना, तुम्हारी जहाँ भी मर्जी हो। तो देन ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो जाएगा, क्योंकि ये पेरेंटल ड्यूटी इसमें पूरा नहीं कर रहा, अब पेरेंटल ड्यूटी पूरा नहीं कर रहा, देन ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ऐसे एग्रीमेंट नहीं होने चाहिए। ये भी अभी पॉइंट रह गया था, वो एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ये छोटा सा पॉइंट था। और ये कर लिया हमने ब्रोकरेज एग्रीमेंट, मेंटेनेंस टेम्पर्टी, मिसलेनियस केसेस, ये सारे कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।